ब्लैक होल, ब्रह्मांड का रहस्यमय अंधकार। जब मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा, तभी से ब्रह्मांड उसके लिए एक रहस्य बना रहा। अनगिनत तारे, दूरदराज आकाशगंगाएं और अनंत विस्तार, इन सब के बीच कुछ ऐसे रहस्यमय पिंड भी मौजूद हैं, जिनकी कल्पना मात्र से ही मन में भय और रोमांच दोनों पैदा होते हैं। इन्हीं में से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल को अक्सर विज्ञान कथा में विनाश की अंतिम शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक विज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा और रोचक है। ब्लैक होल न केवल ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमें समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर भी देते हैं। यहीं से सवाल जन्म लेता है, आखिर ब्लैक होल वास्तव में होता क्या है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल कोई साधारण छेद नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक होती है कि कोई भी वस्तु उससे बाहर नहीं निकल सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। इसी कारण ब्लैक होल हमें पूरी तरह काला दिखाई देता है। ब्लैक होल का जन्म एक विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। हर तारा अपने भीतर नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो उसे संतुलित रखती है। लेकिन जब यह ईंधन समाप्त हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और तारा अपने ही भार से अंदर की ओर ढहने लगता है। यदि तारा पर्याप्त रूप से भारी हो, तो यह ढहना रुकता नहीं और अंततः एक अत्यंत सघन पिंड का निर्माण होता है। यही ब्लैक होल है। ब्लैक होल के 3 प्रमुख हिस्से माने जाते हैं: इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और एक्रीशन डिस्क। ये तीनों मिलकर ब्लैक होल को एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय संरचना बनाते हैं। लेकिन क्या सभी ब्लैक होल एक जैसे होते हैं? इसका उत्तर हमें उनके प्रकारों में मिलता है। ब्लैक होल के प्रकार। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। उनके आकार, द्रव्यमान और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इन प्रकारों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्रकार का ब्लैक होल ब्रह्मांड में अलग भूमिका निभाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल की। यह ब्लैक होल का सबसे सामान्य और सबसे पहले खोजा गया प्रकार माना जाता है। स्टेलर मास ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। जब उस तारे के भीतर ईंधन समाप्त हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन रुक जाता है और बाहर की ओर लगने वाला दबाव खत्म हो जाता है। इसके बाद तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर ढहने लगता है। यदि तारे का द्रव्यमान पर्याप्त रूप से अधिक हो, तो यह ढहना सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी रुकता नहीं और अंततः एक स्टेलर मास ब्लैक होल बन जाता है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य से 3 गुना से लेकर 100 गुना तक हो सकता है। ये ब्लैक होल अक्सर द्वितारा प्रणालियों में पाए जाते हैं, जहां उनका प्रभाव पास के तारे पर साफ दिखाई देता है। अब हम आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल पर, जो आकार और शक्ति दोनों में सबसे विशाल होते हैं। ये ब्लैक होल लाखों से लेकर अरबों सूर्यों जितने भारी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए कहा जाता है। यह ब्लैक होल सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक भारी है। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा की संरचना और उसके तारों की गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इन्हें आकाशगंगाओं का इंजन भी कहा जाता है। इनके बिना शायद आकाशगंगाएं उस रूप में विकसित ही न हो पाती जैसी आज हम देखते हैं। स्टेलर मास और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच एक और श्रेणी आती है,
जिसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहा जाता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को संदेह था कि क्या इस प्रकार के ब्लैक होल वास्तव में अस्तित्व में हैं या नहीं। लेकिन हाल के वर्षों में खगोलीय अवलोकनों और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन से इनके प्रमाण मिलने लगे हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल का द्रव्यमान सैकड़ों से लेकर हजारों सूर्यों के बराबर हो सकता है। माना जाता है कि ये या तो कई स्टेलर मास ब्लैक होल के आपस में विलय से बने हों या फिर घने तारागुच्छों के केंद्र में धीरे धीरे विकसित हुए हों। ये ब्लैक होल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि छोटे ब्लैक होल से विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल तक का विकास कैसे हुआ होगा। इन तीनों के अलावा एक और प्रकार है जो अभी तक पूरी तरह सैद्धांतिक है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे। उस समय ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और घना था। यदि कुछ क्षेत्रों में घनत्व सामान्य से बहुत अधिक रहा हो तो वहां छोटे आकार के ब्लैक होल बन सकते थे। ये ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे हो सकते हैं, कुछ तो पहाड़ जितने भारी लेकिन आकार में परमाणु जितने छोटे। अभी तक इनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यदि ये अस्तित्व में पाए जाते हैं तो ये डार्क मैटर जैसी रहस्यमय चीजों को समझने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन सभी प्रकारों को समझने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक होल केवल एक ही तरह के नहीं होते, बल्कि वे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में बनते हैं। कोई ब्लैक होल किसी एक तारे के अंत की कहानी कहता है, तो कोई पूरी आकाशगंगा के जन्म और विकास की। लेकिन इन सभी प्रकारों में एक बात समान है, ये सभी सीधे दिखाई नहीं देते। और यहीं से अगला सवाल स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, जब ब्लैक होल इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, तो हम इन्हें आखिर देखते कैसे हैं? ब्लैक होल कैसे दिखते हैं? जब हम ब्लैक होल शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में एक गहरा काला गड्ढा उभरता है जो अंतरिक्ष में सब कुछ निगल रहा होता है। लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा रोचक है। सच यह है कि ब्लैक होल स्वयं बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे कोई प्रकाश नहीं छोड़ते। यदि कोई वस्तु प्रकाश को ही बाहर न आने दे, तो उसे देख पाना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक सीधे तौर पर ब्लैक होल को नहीं देखते, बल्कि उसके आसपास होने वाली गतिविधियों के आधार पर उसकी मौजूदगी का अनुमान लगाते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि उसके पास मौजूद गैस, धूल और यहाँ तक कि पूरे के पूरे तारे भी उसकी ओर खींचने लगते हैं। जैसे ही यह पदार्थ ब्लैक होल के करीब पहुँचता है, वह सीधे अंदर नहीं गिरता, बल्कि बहुत तेज गति से उसके चारों ओर घूमने लगता है। इस घूर्णन के कारण पदार्थ आपस में टकराता है, घिसता है और अत्यधिक गर्म हो जाता है। यही गर्म चमकता हुआ घूर्णन क्षेत्र एक्रीशन डिस्क कहलाता है। एक्रीशन डिस्क ब्लैक होल का सबसे चमकीला और सबसे महत्वपूर्ण दृश्य संकेत होता है। यह डिस्क इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है कि कभी-कभी यह पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकती है। वैज्ञानिक दूरबीनों की मदद से इसी चमक का अध्ययन करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वहां कोई ब्लैक होल मौजूद है। यानी हम ब्लैक होल को नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को देखते हैं। एक्रीशन डिस्क के अलावा कुछ ब्लैक होल एक और आश्चर्यजनक दृश्य पैदा करते हैं। ये ब्लैक होल अपने ध्रुवों से अत्यधिक ऊर्जावान कणों की धाराएं बाहर फेंकते हैं, जिन्हें जेट्स कहा जाता है। ये जेट्स प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं और लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों प्रकाश वर्ष तक अंतरिक्ष में फैल सकते हैं। ये जेट्स रेडियो तरंगों, एक्सरे और गामा किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक विशेष उपकरणों से पकड़ते हैं। इन जेट्स को देखकर यह समझना आसान हो जाता है कि ब्लैक होल केवल पदार्थ को निगलने वाली वस्तु नहीं है,
बल्कि वे ब्रह्मांड में ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक भी हैं। कई बार ये जेट्स अपने आसपास के अंतरिक्ष को इस तरह प्रभावित करते हैं कि नए तारों का निर्माण रुक जाता है या तेज हो जाता है। इस तरह ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास को भी नियंत्रित करते हैं। ब्लैक होल को देखने का एक और तरीका है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से। यदि किसी तारे की गति असामान्य रूप से तेज हो या वह किसी अदृश्य केंद्र के चारों ओर घूम रहा हो, तो वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि वहां कोई ब्लैक होल हो सकता है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की खोज भी इसी तरह की गई थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि कई तारे किसी अदृश्य अत्यंत भारी वस्तु के चारों ओर तेजी से घूम रहे हैं। ब्लैक होल की सबसे ऐतिहासिक झलक वर्ष 2019 में मिली, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर जारी की। यह तस्वीर मैसियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी। इस तस्वीर में बीच में एक गहरा काला क्षेत्र दिखाई देता है, जिसके चारों ओर आग की अंगूठी जैसी चमक नजर आती है। यह काला क्षेत्र वास्तव में ब्लैक होल की छाया है और उसके चारों ओर की चमक एक्रीशन डिस्क से निकलने वाला प्रकाश है, जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ गया है। इस तस्वीर ने ब्लैक होल को विज्ञान कथा की कल्पना से निकालकर ठोस वैज्ञानिक प्रमाण में बदल दिया। इसके बाद 2022 में हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की भी तस्वीर सामने आई, जिसने इस खोज को और मजबूत कर दिया। इस तरह जब हम पूछते हैं कि ब्लैक होल कैसे दिखते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि वे सीधे नहीं दिखते। हम उन्हें उनकी चमकदार एक्रीशन डिस्क, शक्तिशाली जेट्स, तारों की असामान्य गतियों और गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के माध्यम से पहचानते हैं। ब्लैक होल का दृश्य रूप वास्तव में उसके आसपास की गतिविधियों का प्रतिबिंब होता है। क्या वे किसी दिन पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं? क्या ब्लैक होल पृथ्वी के लिए खतरा है? जब भी ब्लैक होल का जिक्र होता है, तो लोगों के मन में सबसे पहला और सबसे डरावना सवाल यही आता है, क्या ब्लैक होल एक दिन पृथ्वी को निगल सकते हैं? फिल्मों, कहानियों और सोशल मीडिया ने इस डर को और भी बढ़ा दिया है। ब्लैक होल को अक्सर ऐसी ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में दिखाया जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना रुके निगल जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा कल्पना पर आधारित है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्लैक होल कोई भटकी हुई राक्षसी वस्तु नहीं होते जो अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रहों को निगलते फिरें। ब्लैक होल भी उसी तरह गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हैं, जैसे तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड करते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण भले ही बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उसका प्रभाव भी दूरी के साथ कम होता जाता है। हमारी पृथ्वी से निकटतम ज्ञात ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। इतनी विशाल दूरी पर मौजूद किसी भी ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को प्रभावित करना असंभव है। प्रकाश वर्ष की दूरी का अर्थ है कि वहां से निकली रोशनी को भी पृथ्वी तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। ऐसे में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो नगण्य हो जाता है। इसलिए वर्तमान ब्रह्मांडीय स्थिति में पृथ्वी के लिए किसी ब्लैक होल से कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। एक आम गलतफहमी यह भी है कि ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, यानी वे अपने आसपास की हर चीज को जोर से खींच लेते हैं। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि सूर्य की जगह अचानक उसी द्रव्यमान का कोई ब्लैक होल रख दिया जाए, तो पृथ्वी अपनी कक्षा में वैसे ही घूमती रहेगी जैसे अभी घूम रही है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा नहीं मिलेगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। लेकिन यह जीवन का अंत प्रकाश के अभाव से होगा, न कि ब्लैक होल के खिंचाव से।
ब्लैक होल तभी किसी वस्तु को निगलते हैं जब वह उनके बहुत पास पहुंच जाती है, इतना पास कि वह इवेंट होराइजन के भीतर चली जाए। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके अंदर जाने के बाद वापसी असंभव हो जाती है। लेकिन इस सीमा तक पहुंचने के लिए किसी ग्रह या तारे को पहले से ही बहुत ही सटीक मार्ग पर होना पड़ता है। पृथ्वी जैसी स्थिर कक्षा में घूम रही वस्तु का अचानक उस सीमा तक पहुंच जाना लगभग असंभव है। अब सवाल उठता है कि यदि ब्लैक होल पृथ्वी के लिए सीधा खतरा नहीं है, तो फिर वैज्ञानिक इनके अध्ययन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इसका उत्तर छिपा है उनके अप्रत्यक्ष प्रभावों में। ब्लैक होल समय और स्थान की संरचना को प्रभावित करते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक द्रव्यमान अंतरिक्ष समय को मोड़ देता है। ब्लैक होल इस मोड़ को चरम सीमा तक ले जाते हैं। ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमी गति से चलता है। बाहर से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के पास जाने वाली वस्तु का समय लगभग थम गया है। हालांकि यह प्रभाव पृथ्वी पर सीधे लागू नहीं होता, लेकिन यह हमें समय की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ब्लैक होल को प्राकृतिक प्रयोगशाला मानते हैं, जहां भौतिकी के नियमों को चरम परिस्थितियों में परखा जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास में भी भूमिका निभाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के केंद्र में रहकर तारों के जन्म और गति को नियंत्रित करते हैं। वे विनाश के साथ साथ सृजन की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्लैक होल ब्रह्मांड के लिए खतरा नहीं, बल्कि संतुलन का हिस्सा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह अरबों वर्षों से सुरक्षित रूप से मौजूद हैं। यदि ब्लैक होल सचमुच हर चीज को निगल लेने वाले होते, तो शायद ब्रह्मांड आज जैसा दिखता ही नहीं। अंततः यह कहा जा सकता है कि ब्लैक होल पृथ्वी के लिए कोई तात्कालिक या प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। वे डरावने जरूर लगते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप विज्ञान कथा से कहीं अधिक संतुलित और नियमबद्ध है। ब्लैक होल और समय। समय हम सभी के जीवन का सबसे परिचित लेकिन सबसे रहस्यमय पहलू। हम घड़ी की सुइयों को चलते देखते हैं, दिन रात बदलते अनुभव करते हैं और उम्र के साथ समय के बहाव को महसूस करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां समय वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम पृथ्वी पर देखते हैं। इन्हीं जगहों में सबसे प्रमुख हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल समय की हमारी सामान्य समझ को पूरी तरह बदल देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि समय वास्तव में है क्या। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को समझना होगा। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक संयुक्त ढांचा बनाते हैं, जिसे स्पेसटाइम कहा जाता है। कोई भी भारी वस्तु जैसे तारा, ग्रह या ब्लैक होल इस स्पेसटाइम को मोड़ देती है। जितनी भारी वस्तु उतना ही अधिक यह मोड़। पृथ्वी जैसी अपेक्षाकृत हल्की वस्तु समय को बहुत थोड़ा प्रभावित करती है, लेकिन ब्लैक होल जैसे अत्यंत भारी पिंड इस मोड़ को चरम सीमा तक ले जाते हैं। ब्लैक होल का द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि वह स्पेसटाइम को बेहद गहराई से मोड़ देता है। इसी कारण ब्लैक होल के पास समय का व्यवहार सामान्य नहीं रहता। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है, तो उसके लिए समय धीरे धीरे धीमा होने लगता है। जैसे जैसे वह वस्तु इवेंट होराइजन के करीब जाती है, समय और भी अधिक धीमा हो जाता है। बाहर से देखने वाले किसी पर्यवेक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह वस्तु इवेंट होराइजन पर पहुंचकर लगभग रुक गई है। उसकी गति कम होती जाती है और अंततः वह मानो समय में जमी हुई दिखाई देती है।
लेकिन यह केवल बाहर से देखने वाले की दृष्टि है। उस वस्तु के अपने दृष्टिकोण से समय बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहता है। उसके लिए घड़ी की सुइयां रुकती नहीं और वह बिना किसी असामान्यता के आगे बढ़ती रहती है। समय के इस अलग अलग अनुभव को टाइम डायलेशन कहा जाता है। यानी समय हर जगह एक सा नहीं बहता, यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यह विचार सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसे प्रयोगों और अवलोकनों से सिद्ध किया जा चुका है। पृथ्वी के पास भी समय थोड़ा धीमा चलता है और अंतरिक्ष में थोड़ा तेज। यही कारण है कि जीपीएस उपग्रहों में समय को ठीक रखने के लिए सापेक्षता के सुधार लागू करने पड़ते हैं। अब सोचिए, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना अधिक हो, जैसे ब्लैक होल के पास, वहां समय पर प्रभाव कितना ज्यादा होगा। ब्लैक होल के पास समय का यह अजीब व्यवहार कई रोमांचक प्रश्न खड़े करता है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास जाकर वापस लौट सके सैद्धांतिक रूप से, तो संभव है कि उसके लिए कुछ घंटे बीते हों, जबकि पृथ्वी पर कई साल या सदियां गुजर चुकी हों। यह विचार विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह सापेक्षता के नियमों पर आधारित है। ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी के पास समय का व्यवहार और भी रहस्यमय हो जाता है। सिंगुलैरिटी पर हमारे वर्तमान भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। वहां समय और स्थान की पारंपरिक परिभाषाएं टूट जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी पर समय पूरी तरह रुक सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि समय का अर्थ ही बदल जाता है। अभी तक हमारे पास इसका निश्चित उत्तर नहीं है। ब्लैक होल और समय का संबंध हमें अतीत और भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या ब्लैक होल समय में यात्रा का द्वार हो सकते हैं? क्या वे हमें ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के रहस्यों तक ले जा सकते हैं? ये सवाल आज भी वैज्ञानिक शोध का विषय हैं। हालांकि अभी तक समय यात्रा का कोई व्यावहारिक तरीका सामने नहीं आया है, लेकिन ब्लैक होल इस संभावना को पूरी तरह नकारते भी नहीं हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक ब्लैक होल को केवल खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रयोगशालाएं मानते हैं। यहाँ समय, गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम भौतिकी जैसी अवधारणाएं एक दूसरे से टकराती हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समय वास्तव में एक दिशा में ही बहता है या परिस्थितियों के अनुसार उसका स्वरूप बदल सकता है। इस तरह ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि समय कोई स्थिर और सार्वभौमिक चीज नहीं है। यह लचीला है, बदलता है और ब्रह्मांड की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप धारण करता है। तो आखिर वे ब्रह्मांड और विज्ञान के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? वास्तव में ब्लैक होल ब्रह्मांड के विनाशक नहीं, बल्कि उसके संतुलन और विकास के लिए बेहद जरूरी घटक हैं। यदि ब्लैक होल न होते तो संभव है कि ब्रह्मांड आज जिस रूप में हमें दिखाई देता है वैसा कभी बन ही न पाता। सबसे पहले बात करते हैं आकाशगंगाओं की संरचना की। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। ये ब्लैक होल लाखों या अरबों सूर्यों जितने भारी होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण पूरी आकाशगंगा पर प्रभाव डालता है। यह गुरुत्वाकर्षण तारों की गति, उनकी कक्षाओं और आकाशगंगा के आकार को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र बिंदु की तरह काम करते हैं। यदि सुपरमैसिव ब्लैक होल न होते तो आकाशगंगाओं के तारे अनियंत्रित रूप से फैल सकते थे या आपस में टकरा सकते थे। इससे आकाशगंगाएं बिखर सकती थीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्लैक होल आकाशगंगाओं को जोड़कर रखने वाले अदृश्य स्तंभ हैं। वे अराजकता नहीं बल्कि संतुलन पैदा करते हैं।
ब्लैक होल की जरूरत को समझने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है तारों का निर्माण और विकास। जब कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल सक्रिय होता है तो उसके आसपास गैस और धूल की मात्रा नियंत्रित होती है। कभी कभी यह प्रक्रिया नए तारों के निर्माण को धीमा कर देती है और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में तारों के जन्म को तेज भी कर सकती है। इस तरह ब्लैक होल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से यह तय करते हैं कि किसी आकाशगंगा में कब और कितने तारे बनेंगे। अब आते हैं ऊर्जा और भौतिक प्रक्रियाओं पर। ब्लैक होल के आसपास होने वाली गतिविधियां ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक होती हैं। एक्रीशन डिस्क से निकलने वाली ऊर्जा, शक्तिशाली जेट्स और विकिरण, ये सभी हमें अत्यधिक परिस्थितियों में भौतिकी के नियमों को समझने का अवसर देते हैं। पृथ्वी पर या प्रयोगशालाओं में ऐसी परिस्थितियां बनाना असंभव है, लेकिन ब्लैक होल यह काम प्राकृतिक रूप से करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जान पाते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा चरम सीमा पर कैसे व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि ब्लैक होल को अक्सर प्राकृतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण, तापमान और घनत्व तीनों अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं। ब्लैक होल की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का स्रोत होना। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं या विलय करते हैं तो वे स्पेस-टाइम में तरंगे पैदा करते हैं। इन तरंगों को वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में सफलतापूर्वक मापा है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की है, जहां हम ब्रह्मांड को केवल देख ही नहीं बल्कि सुन भी सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके भविष्य को समझने में भी मदद करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल और बिग बैंग के बीच गहरा संबंध हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में घनत्व और ऊर्जा अत्यंत अधिक होती है। ब्लैक होल के अध्ययन से हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई होगी। सबसे बड़ी और सबसे जटिल भूमिका ब्लैक होल निभाते हैं भौतिकी के दो महान सिद्धांतों को जोड़ने में, क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण को समझाती है, जबकि क्वांटम भौतिकी सूक्ष्म कणों की दुनिया को। दोनों सिद्धांत अपने अपने क्षेत्र में सही हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते। ब्लैक होल विशेष रूप से उनकी सिंगुलैरिटी, वह स्थान है जहां ये दोनों सिद्धांत टकराते हैं। यदि वैज्ञानिक यह समझ पाए कि ब्लैक होल के केंद्र में वास्तव में क्या होता है, तो संभव है कि हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दिशा में एक बड़ा संकेत मिल जाए, एक ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड के सभी बलों को एक साथ समझा सके। इस तरह ब्लैक होल केवल रहस्यमय या डरावने पिंड नहीं हैं। वे ब्रह्मांड की संरचना, विकास और नियमों को समझने की कुंजी हैं। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि अंधकार हमेशा विनाश का प्रतीक नहीं होता, कभी कभी वही अंधकार हमें सबसे गहरे सत्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह रहस्यमय अंधकार जो पहली नजर में डरावना लगता है, लेकिन गहराई से समझने पर ज्ञान का एक अनोखा द्वार बन जाता है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि ब्लैक होल क्या हैं, वे कैसे बनते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, वे दिखाई कैसे देते हैं, क्या वे पृथ्वी के लिए खतरा हैं, समय को कैसे प्रभावित करते हैं और आखिर वे ब्रह्मांड के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ब्लैक होल हमें यह एहसास कराते हैं कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। उसके पीछे ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारी सोच, हमारे विज्ञान और हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देती हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अज्ञान का अंधकार ही खोज की शुरुआत होता है और सवाल पूछना ही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। आज भले ही ब्लैक होल पूरी तरह समझ में न आए हों, लेकिन हर नई खोज हमें उनके रहस्यों के और करीब ले जा रही है।
संभव है कि भविष्य में ब्लैक होल हमें समय, स्थान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े ऐसे उत्तर दें, जिनकी आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अंततः ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष के पिंड नहीं हैं, वे मानव जिज्ञासा, खोज और ज्ञान की अनंत यात्रा के प्रतीक हैं। और यही यात्रा हमें ब्रह्मांड को समझने के एक कदम और करीब ले जाती है।